तो आज इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे हमारी बुक का कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का थर्ड चैप्टर कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। ओके। इस चैप्टर के अंदर हम पूरा साउथ एशिया जो रीजन है उसके बारे में पढ़ेंगे, इंडियन कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे कि इंडिया कहाँ स्टैंड करता है साउथ एशिया के अंदर एंड क्या सिनेरियो है साउथ एशिया का। ओके। तो अभी स्टार्टिंग में आप लोगों को एक यहाँ पर पोस्टर दिख रहा होगा जिसमें एक लेडी है, उसके साथ एक बच्चा है, हाथ में बंदूक है एंड एक झंडा पकड़ा हुआ जिसमें यहाँ पर नेपाल, इंडिया, भारत, हमारा प्यारा भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश का मैप देखने को मिल रहा है। नेपाल के साथ ट्रीटी हो गई थी ब्रिटिश राज की, बट यहाँ पर एक तरीके का इंडिपेंडेंट स्टेट था ये। इंडिया में ब्रिटिश राज का शासन था, ब्रिटेन का शासन था एंड 1947 में स्प्लिट होके पाकिस्तान बनता है, बाद में पाकिस्तान टूटता है। 1971 में बांग्लादेश बनता है। जो श्रीलंका है 1948 तक पार्ट था ब्रिटिश राज का, सिलोन के नाम से पहले जाना जाता था। तो यहाँ पे ये झंडा लिए दिख रही है जो लेडी, ये एक अडेप्टेशन है, ये पोस्टर, ये पेंटिंग लिबर्टी लीडिंग द पीपल का। ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड ये था, पोस्टर था पहले एक, लिबर्टी लीडिंग द पीपल। इसमें जो लिबर्टी है, आज़ादी है, वो लीड कर रही है लोगों को। एक देवी दिखाया गया, गॉडेस दिखाया गया है, जिसके पीछे लोग चल रहे हैं और क्रांति कर रहे हैं, आज़ाद कर रहे हैं खुद को, उसको दिखाया गया है। यानी ये रिप्रेजेंट करती है इन देशों के स्ट्रगल को जो इन्होंने बाद में अचीव किया अपने यहाँ पर, और जो चेंजेस हुए हैं, उथल पुथल दिखाया गया है, वो यहाँ पे शो कर रहा है ये फ्लैग, ये पोस्टर। ओके। वो पोस्टर, ओरिजिनल पोस्टर भी दिखा देता हूँ मैं, जैसे यूजिन डेला क्रोइक्स ने बनाया था 1830 के अंदर एंड ये अडेप्ट किया था सुभाष राय ने। ओके। ये था एक्चुअल पोस्टर, आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। हाथ में गन है एंड एक जो गॉडेस है लिबर्टी जिनको बोला जा रहा है, वो फ्रांस का झंडा लेके चल रही है एंड साथ में पीछे भीड़ आ रही है औरतों की, आदमियों की, जो क्रांति कर रहे हैं। यहाँ पर एक बच्चा साथ में दिखाया गया है। ठीक है। अब हम आते हैं आगे इस चैप्टर के बारे में। थोड़ा मैं आपको साउथ एशिया समझा दूँ, साउथ एशिया है क्या, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए आप, नॉर्थ में हिमालयाज़ है, यहाँ पर पाकिस्तान का जो रीजन है वहाँ पर हमारा जम्मू एंड कश्मीर, हमारे जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सब, नेपाल के अंदर भी ये है, भूटान के अंदर भी। तो ये चलता जा रहा है, हिमालयन रेंज है और हिमालय एक यंग माउंटेन है। ओके, एक यंग माउंटेन रेंज है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पाकिस्तान है, ये हमारा भारत है, यहाँ बांग्लादेश है ये। ठीक है। भूटान, नेपाल, मालदीव्स, श्रीलंका, तो ये मेजर कंट्रीज़ हैं, 7 मेजर कंट्री है साउथ एशिया की। एंड आपको एक बात ध्यान रखनी है, साउथ एशिया के अंदर चाइना नहीं आता है। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है, चाइना साउथ एशिया का पार्ट नहीं है। ओके। जो 7 मेजर कंट्रीज़ है वो है इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश एंड मालदीव्स। ओके। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे बड़े साउथ एशिया, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ साउथ एशिया है क्या। ओके। तो ये कवर हो चुका है हमारा। इसमें हम ये सब भी हम देखेंगे कि कोल्ड वॉर का सिनेरियो था, किस तरीके से जो ये साउथ एशिया के अंदर किस तरीके का घटनाक्रम देखने को मिल रहा था, कैसे रिएक्ट कर रही थी कंट्रीज एक दूसरे के साथ, वो सब भी देखेंगे। एंड कैसे जैसे नेपाल के अंदर डेमोक्रेसी कैसे आई वो भी देखना है हमें। मालदीव का सिनेरियो भी देखना है। जो मालदीव है 1968 में एक रिपब्लिक बनता है एंड वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम था। ठीक है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था थी वहाँ पर, जैसे अब एक प्रेसिडेंट का रूल होता है। ओके, यूनिटरी सिस्टम जिसे बोलता है, वो वहाँ पर था। एंड 2005 में वहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम आता है एंड 1988 के अंदर वहाँ पे एक तख्तापलट की कोशिश की जाती है। ठीक है, कू करने की कोशिश की जाती है, बट इंडिया मदद करता है वहाँ पे। ऑपरेशन कैक्टस चलाया जाता है 1988 में, उस कू को फेल कर दिया जाता है एंड काफ़ी लंबे टाइम तक मालदीव और इंडिया अच्छे अलाए थे। हमारे काफ़ी सारे लोग मालदीव घूमने जाते हैं एंड मालदीव बिल्कुल एक आइलैंड नेशन है। आपको फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ये मालदीव है पूरा। ठीक है। जो इनका काम है मालदीव्स का, टूरिज्म पर डिपेंड करता है ना। आसपास पानी तो बहुत सारा है पर खाना खारा पानी है, पीने की पानी की दिक्कत है। बट अभी यहाँ पे प्रो चाइना सेंटिमेंट्स हावी है एंड पूरे साउथ एशिया रीजन में ये चाइनीज़ कार्ड देखने वाले लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा फोर्स यहाँ पे हमारा देश है भारत। एंड वहाँ पे उसको टैकल करने की कोशिश की जाती है चाइना कार्ड दिखा के। वो मैं एक्सप्लेन करूँगा इस चैप्टर के अंदर, आपको समझाऊंगा थोड़ा। तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, साथ में मिलकर सीखते हैं, कोशिश करते हैं। एंड एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं आप लोगों से, प्लीज़ आप लाइन बाय लाइन अपनी एनसीईआरटीज़ को पढ़ें, अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाएं, बाद में इन वीडियोस को 1.25 या 1.5x करके देखें, आराम से सुने, देन आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ओके। फिर आप वापस अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे तो आप बेटर अंडरस्टैंडिंग लेकर आएंगे, अच्छे समझ पाएंगे। ठीक है। एंड इसमें म्यांमार एंड अफगानिस्तान को लेके थोड़ा सा कन्फ्यूजन चलता है, कई बार इनको ऐड किया जाता है, कई बार नहीं किया जाता। एंड एक बहुत बड़ा जो प्लेयर है चाइना है इस पूरे रीजन में। इंडिया एंड चाइना दो बड़े, साउथ ईस्ट एशियन रीजन की बात करूँ तो मैं, उसके अंदर चाइना भी एक बड़ा प्लेयर बन के आता है, बट उसको इंक्लूड नहीं किया जाता साउथ एशिया के अंदर। ठीक है।
ये भी यहाँ पे मेंशन है। 7 मेजर कंट्रीज में आप लोगों को बता चुका हूँ। अफगानिस्तान म्यांमार को कभी इंक्लूड कर लिया जाता है, कभी नहीं किया जाता है, तो डिपेंड करता है। ओके, 1947 में ब्रिटिश राज खत्म होता है एंड भारत से अलग होकर पाकिस्तान एक नया देश बनता है। पाकिस्तान का हैप्पी बर्थडे आता है 14 अगस्त 1947 को। एंड 1948 में श्रीलंका भी आज़ाद होता है ब्रिटेन से। एंड 1948 में ही इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच एक वॉर देखने को मिलती है हमें। यहाँ पे एक टाइमलाइन दी गई होगी, उसमें सारा जिक्र किया गया है। ठीक है, ये इस मैप को भी हम समझेंगे क्या है, सब कुछ हम बारी बारी बात करेंगे। पहले हम यहाँ बात करते हैं, इस टाइमलाइन को समझते हैं। ठीक है, हमें जैसा पता है, मैं आप लोगों को बताऊँ, ब्रिटिश रूल था। 1947 में इंडिया आज़ाद होता है, पाकिस्तान बनता है। 1948 में श्रीलंका, जो पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था, वो आज़ाद होता है। इंडो पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है कश्मीर को लेके। 1954 में सीटो ज्वाइन करता है पाकिस्तान। ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका पार्ट बन जाता है। कोल्ड वॉर का टाइम था एंड उस टाइम पे फिर इंडिया के लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो गया, तो बाद में हम 1971 के अंदर ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन कर लेते हैं यूएसएसआर के साथ। वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। फर्दर जो चैप्टर होगा उससे रिलेटेड हम उसमें इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, 1960 में इंडिया और पाकिस्तान साइन करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी की, जो सतलुज रिवर है उसका पानी किस तरीके से यूज़ होगा। ओके, तो एक मेजर रिवर है जो पाकिस्तान के अंदर से बहती है। तो पाकिस्तान की तरीके से हम बोल सकते हैं ना, हमारे पास तो काफ़ी बड़ा रिवर सिस्टम है, बट पाकिस्तान ज़्यादातर डिपेंड करता है अपने वाटर नीड्स के लिए इंडस रिवर पर। ठीक है, एंड काफ़ी फेमस है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो काफ़ी हड़प्पा के शहर हैं, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में, वो ज़्यादातर आज की डेट में पाकिस्तान के अंदर है। हमारी तरफ भी है, वहाँ पर भी है। 1962 में बॉर्डर डिस्प्यूट होता है, इंडिया चाइना के बीच एक लड़ाई देखने को मिलती है, बॉर्डर कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। एंड ये काफ़ी बड़ा सेटबैक था पंडित नेहरू की पॉलिसीज़ को लेके। जो हमारे पीएम थे, पीएम नेहरू, उनकी एक पॉलिसी थी पंचशील का सिद्धांत, वो काफ़ी धक्का खाया उन्होंने। यहाँ पर उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई की बात करी थी। ठीक है, एंड फिर क्या करता है कि चाइना एग्रेशन दिखाता है, तिब्बत को हड़प जाता है, फिर बाद में इंडिया की जो टेरिटरी है उसमें भी अपना क्लेम करने लगता है। अरुणाचल प्रदेश पे वो क्लेम दे बोलता है, इसे साउथ तिब्बत बोल के बोलता है कि पार्ट है तिब्बत का, तो इस नाते ये हमारा हिस्सा है, चाइना का हिस्सा है। एंड एक 5 फिंगर पॉलिसी है जो चाइना फॉलो करता है कि तिब्बत उसका पाम है एंड वो बाकी जो फिंगर्स है वो पॉइंट जहाँ करती है वो सब रीजन उसका है। ठीक है, अक्साई चीन का एरिया, अरुणाचल प्रदेश, डोकलाम, ये सब उसके अंदर आता है। फिर 1965 में इंडो पाक वॉर देखने को मिलती है हमें। यूएन जो इंडिया के बीच में एक ऑब्जर्वेशन मिशन भेजता है कि इनके रिश्ते कैसे हैं। रेफरेंडम की बात चलती है और जो कश्मीर इशू है उसको रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, वो सब देखने को मिलता है। 1966 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच ताशकंद एग्रीमेंट साइन होता है। ताशकंद कहाँ पर है, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, क्लास के अंदर आप एक बार फिर से ध्यान करें। एक कैपिटल है, एक कंट्री की, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड यहीं पर हमारे जो पीएम थे, सेकंड पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी डेथ हुई थी इस एग्रीमेंट के बाद ही। ओके, एंड इसी बीच यहाँ पे 6 पॉइंट प्रपोजल लेकर आते हैं शेख मुजीबुर रहमान ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, जो एक ऑटोनॉमी की बात करते हैं वहाँ पे, कि एक तरीके से अनदेखी की जा रही थी ईस्ट पाकिस्तान की, वेस्ट पाकिस्तान के द्वारा उर्दू थोपी जा रही थी। फिर वहाँ पे इसके विरोध में दंगे शुरू होते हैं, प्रोटेस्ट शुरू होता है, वो सब है यहाँ पर। एंड फिर उसको सप्रेस करने की कोशिश की जाती है। एंड इलेक्शंस में शेख मुजीबुर रहमान जीत जाते हैं, अवामी लीग जीत जाती है, बट उन्हें फिर भी सरकार नहीं बनाने दी जाती। ओके, भुट्टो का राज था उस टाइम पे। फिर बाद में लिबरेशन देखने को मिलता है, इंडिया की मदद से बांग्लादेश अपना मुक्ति संग्राम लड़ता है और जीत जाता है और एक नया देश बनता है बांग्लादेश। पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जा रहा था। ये यहाँ पे आपने देखा 1971 तक आप समझ चुके हो। अगस्त में इंडो सोवियत ट्रीटी होती है हमारी, फ्रेंडशिप हम साइन करते हैं 1971 में 20 ईयर्स के लिए ट्रीटी। एंड बाद में इस ट्रीटी की हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है जब अमेरिका आता है, क्योंकि जैसा हमें पता है 1954 में पाकिस्तान सीटों में शामिल हो गया था साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एंड उनका मतलब क्या है साइन करने का इस मिलिट्री अलायंस का, कि कोई एक पर अटैक करेगा तो वो सब पर अटैक माना जाएगा। और इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होगी है, ऐसे में पाकिस्तान की हेल्प करेगा यूएसए। तो हमने क्या है, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जो हमारी उस टाइम पे पीएम इंदिरा गांधी थी, उन्होंने काफ़ी समझदारी से इसको यूज़ किया इस सिचुएशन को। एंड वहाँ पे यूएसएसआर आके बीच में हमारी पावर को बैलेंस कर देता है, तो यूएस से शांत बैठता है। एंड सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर देखने को मिलता है दुनिया का, एक 90,000 के करीब पाकिस्तान, उससे ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक सरेंडर करते हैं इंडियन आर्मी के सामने दिसंबर में। ठीक है, दिसंबर में इंडो पाक वॉर होती है, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। 1972 जुलाई इंडिया एंड पाकिस्तान साइन करते हैं शिमला एग्रीमेंट। इस लड़ाई के बाद फिर बाद में सोल्जर्स को जो जिन्होंने सरेंडर किया था उन्हें वापस करा जाता है। हमने और इशू जो हमारे थे वो हमने रेज करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे,
वो सब यहाँ पर होता है। एंड बाद में ये एग्रीमेंट साइन हो जाता है, उसके बाद सेटल होता है। 1974 मई के अंदर इंडिया कंडक्ट करता है अपना न्यूक्लियर टेस्ट। एंड 76 में पाकिस्तान और बांग्लादेश एस्टेब्लिश करते हैं एक डिप्लोमेटिक टाइज एक दूसरे के साथ, क्योंकि 5 साल बाद ये बन तो जाता है 1971 में, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश, तो इनके बीच है ना कोई डिप्लोमेटिक एक तरीके की बातचीत नहीं होती है। फिर बाद में ये अपना एस्टेब्लिश कर लेते हैं डिप्लोमेटिक टाइज 1976 के अंदर। तो अभी तक ये सिनेरियो आप लोगों को समझ में आया होगा। इस बीच बहुत सारी चीज़ें और भी हुई है, उनके बारे में इन डेप्थ हम पढ़ेंगे। 1985 में सार्क बनता है, ठीक है। 1985 दिसंबर सार्क साउथ एशियन लीडरशिप साइन करते हैं। साउथ एशियन जो लीडर्स थे सार्क चार्टर को साइन करते हैं ढाका में। एंड जो इसका हेड ऑफिस है वो काठमांडू नेपाल के अंदर है सार्क का, बट अभी डिसफंक्शनल है, ओके। इस्लामाबाद में इसकी एक मीटिंग होने वाली थी, बट क्या है पाकिस्तान ने बहुत सारी जो डिक्लेरेशंस को वायलेट किया, टर्म एंड कंडीशंस को, तो फिर वो बाद में वहाँ पर उन्हें विड्रॉल कर लिया गया, पाकिस्तान की तरफ से अच्छे से फॉलो ना किया गया। एंड टेररिज्म का एक डर था, तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने जो इस्लामाबाद में होने वाली थी सार्क समिट, उसको वहाँ पे वो नहीं जाते हैं, तो तब से वो डिसफंक्शनल है। एंड बिम्स्टेक ने इसको रिप्लेस कर दिया, जो कि प्रीवियस चैप्टर में हम बात कर चुके हैं। 1987 में इंडो श्रीलंका अकॉर्ड्स यहाँ पे साइन होने को देखने को मिलता है, हमें साइन होता है, ट्रीटी साइन होती है श्रीलंका और इंडिया के बीच में, ठीक है। जिसमें क्या था कि वहाँ पर इंडिया की जो आर्मी है वो वहाँ पर डिप्लॉय की जाएगी। एक मूवी है मद्रास कैफे करके, जो है ना ब्राइम की, एंड नरगिस फाकरी उसके अंदर है। उन्होंने उस मूवी में अच्छे से दिखाया है कि क्या था IPKF का रोल, वहाँ पे इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का रोल क्या था, यहाँ पर लिट्टे और सिन्हलीज के बीच में मामला, एंड कैसे जो इंडियन आर्मी है वो लिट्टे के साथ वहाँ पे लड़ाई में फंस के रह जाती है। कब में हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। दूसरा वो हमारी लोग थे एक तरीके से, जिन्हें ब्रिटिशर्स लेके गए थे श्रीलंका के अंदर लेबर का काम करवाने के लिए। तो जो इंडियन तमिल्स, श्रीलंकन तमिल्स, इनके साथ भेदभाव हो रहा था भाषा को रूप पे, सिन्हली वहाँ पे उनके ऊपर थोपी जा रही थी। उसके बीच वहाँ पे कन्फ्लिक्ट शुरू होता है गवर्नमेंट जॉब्स एंड ऑफिस में। जो सिन्हल भाषा थी, सिन्हली थी, उसको प्रायोरिटाइज किया जाता है, काम में ऑफिशियल वर्क में वो यूज़ होती है, जिससे तमिल्स ने अपने को खुद को साइडलाइन महसूस करना शुरू किया था। देन लिट्टे बनती है, LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, ठीक है। एंड प्रभाकरण जिसका लीडर था, तो ये वहाँ पे बनती है, लड़ाई शुरू करती है वहाँ पर श्रीलंकाई गवर्नमेंट के साथ, सिन्हलीज के साथ। फिर बाद में इसमें क्या है कि जो तमिल्स थे ये देख रहे थे, इंडियन तमिल्स देख रहे थे कि सिन्हली जो श्रीलंकन तमिल्स हैं उनके साथ काफ़ी बुरा हो रहा है। ये चाह रहे थे कि इंडियन गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन करे एंड कुछ पॉजिटिव या फ्रूटफुल आउटकम हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उल्टा ये काफ़ी बड़ा ब्लंडर साबित होता है जो राजीव गांधी जी ने किया था। एंड बाद में राजीव गांधी को असैसिनेट किया जाता है 21 मई 1991 को, इसी वजह से, ठीक है। लिट्टे इसकी जिम्मेदारी लेता है। एंड फाइनली 2009 के अंदर भी लिट्टे ख़त्म हो जाता है। तो मैं अभी इन कंट्रीज़ का जैसे जिक्र आया है ना, थोड़ा इनके सिनेरियो बता दूँ। श्रीलंका का बता देता हूँ पहले, एंड पाकिस्तान को फिर थोड़ा अच्छे से देखेंगे, क्योंकि श्रीलंका का भी शॉर्ट में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ, सिलोन के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर आपको संघर्ष देखने को मिलता है लिंग्विस्टिक बेसिस पे, जैसे ये जो सिन्हली और तमिल के बीच, जो तमिल है वो एक अलग राष्ट्र की मांग करते हैं अपने लिए, ठीक है। जो जाफना वाला रीजन है, जो नॉर्दर्न श्रीलंका है, जो इंडिया के पास वाला रीजन है, वहाँ पे एक अलग देश की मांग करते हैं, जिसको काफ़ी बुरी तरीके से सप्रेस करना शुरू कर देती है श्रीलंकन आर्मी एंड वहाँ के अथॉरिटीज़। तो जिसके खिलाफ वहाँ पे एक तरीके का गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू हो जाता है, हथियार उठा लेते हैं वहाँ पे लोग। और 1983 में ये जो एग्रेसिव लोग थे ये अपना एक उग्र तमिल संगठन बनाते हैं, LTTE, जिसे बोला गया लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, ठीक है। और श्रीलंका सेना के, श्रीलंकन आर्मी के साथ ही आर्म कन्फ्लिक्ट में एक तरीके से फंस जाते हैं। एंड जिसमें भारतीय जो तमिल थे, इंडियन तमिल थे, वो भारत सरकार पर एक तरीके का प्रेशर डाल रहे थे कि श्रीलंका के जो तमिलों की साथ हो रहा है ना, उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करे इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पर। तो 1987 में जो इंडियन गवर्नमेंट है वो वहाँ पे श्रीलंका के साथ बातचीत में शामिल होती है। एंड वहाँ पर जैसे मैंने बताया एंड पीस कीपिंग फोर्स भेज दी जाती है, एंड जो काफ़ी बड़ा ब्लंडर साबित हुआ। तो ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। श्रीलंका का सिनेरियो इस चैप्टर के अंदर इतना ही था, बाकी जैसे और आएगा वो डिस्कस करेंगे। अब आगे चलते हैं टाइमलाइन में। 1988 की बात है यहाँ पे। इंडिया सेंड्स ट्रूप टू द मालदीव्स टू फॉलो अप, ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि वहाँ पर जो वहाँ की सेना है, कुछ लोग थे वहाँ पर, वो तख्ता पलट की कोशिश करते हैं, एक धड़ा लोगों का बोल सकते हैं वहाँ पे। तो एक तरीके का वो जो कू था वो फेल हो जाता है इंडियन आर्मी के इंटरवेन के बाद। वहाँ पे हम सक्सेसफुली वहाँ पर बचा लेते हैं मालदीव के जो गवर्नमेंट है उसको गिरने से, उस कू को फेल कर देते हैं, जिसका नाम था ऑपरेशन कैक्टस, ठीक। जो 1988 से 1991 का दौर था,
1988 में ये इंडिया का जिक्र भी आ रहा है। इंडिया एंड पाकिस्तान साइन द एग्रीमेंट नॉट टू अटैक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटीज ऑफ ईच अदर। तो 1988 के अंदर पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के साथ एक एग्रीमेंट साइन करते हैं कि हम एक दूसरे के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं या जहाँ पे वो लगा रहे हैं उन पे अटैक नहीं करेंगे हम। ये यहाँ पे निकल के आता है। 98 टू 91 यहाँ पे डेमोक्रेसी रिस्टोर होती दिखाई देती है हमें पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, नेपाल के अंदर। जो ज़िया उलग थे वो 1977 में पाकिस्तान की जो सरकार है उसको हटा के वहाँ पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट को उसको वहाँ पे आप बेदखल कर देते हैं। जो आर्मी जनरल थे ज़िया उल हक, वो अपने हाथ में उसको पावर को ले लेते हैं पाकिस्तान की। यानी ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कॉमन था। एंड 1982 में वहाँ पे उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट वगैरह शुरू होते हैं बट उसको सप्रेस कर देते हैं। एंड फाइनली उनकी डेथ के बाद 1988 में जो बेनज़ीर भुट्टो है वो वहाँ पे सरकार बनाती है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो बेटी थी। एंड बाद में उनको असैसिनेट कर दिया जाता है। ओके, और वहाँ पर फिर 1999 तक डेमोक्रेसी एक तरीके से रही, 10-11 साल और चली। फिर बाद में उसे परवेज मुशर्रफ हाईजैक कर लेता है एंड वो खुद को एक इलेक्शन करवाता है 2001 में एंड वहाँ पे अपने आप को प्रेसिडेंट बना देता है। तो वो भी हम देखेंगे पाकिस्तान का सिनेरियो भी। तो अभी टाइमलाइन पे चलते हैं, फिर से थोड़ा सा देखते हैं टाइमलाइन को। 1996 के अंदर दिसंबर इंडिया एंड बांग्लादेश साइन द फरक्का ट्रीटी फॉर शेयरिंग ऑफ द गंगा वाटर्स। तो जो फरक्का ट्रीटी हुई 1996 दिसंबर के अंदर, 1996 दिसंबर में, गंगा नदी के पानी को लेके। जो गंगा नदी है वो हमारे जैसे एंटर करती है वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद वो एंटर कर जाती है बांग्लादेश में। वहाँ पर क्या है कि जो फरक्का रिवर, जो वहाँ पे फरक्का ट्रीटी है, फरक्का बांध बनाया गया था। ठीक है, एक बराज था वहाँ पे, बांध था, डैम था, उसको लेके इशू था। ये बोला कि भाई हमारे यहाँ पर इंडिया कई बार मानसून में ज़्यादा पानी छोड़ देता है तो बाढ़ आ जाती है। एंड कई बार अपनी यूज़ के लिए, क्योंकि हमने एक लिंक बनाया, हमारा एक पोर्ट है उगली पोर्ट, वहाँ पे पानी की सप्लाई करने के लिए हमने गंगा नदी का पानी डाइवर्ट कर दिया। तो वहाँ पर क्या है कि ये फरक्का ट्रीटी होती है, इसमें ये बोला गया कि 50-50% जो गंगा रिवर का पानी है उसको यूज़ किया जाएगा। तो ये फरक्का रिवर थे, ओ सॉरी ट्रीटी, फरक्का ट्रीटी थी गंगा रिवर के पानी के लिए। 1998 मई के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के बीच इंडिया और पाकिस्तान अपने कंडक्ट करते हैं न्यूक्लियर टेस्ट वहाँ पर। एंड इंडिया एंड श्रीलंका साइन द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, FTA साइन करता है श्रीलंका और भारत दिसंबर 1998 में। 1999 आता है फरवरी, जो भारत के प्रधानमंत्री है उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो अंडरटेक्स बस जर्नी टू लाहौर टू साइन अ पीस डिक्लेरेशन। तो वो एक शांति समझौता करने के लिए, समझौता एक्सप्रेस जिसे बोला गया, वहाँ पे वो जाते हैं, सद्भावना। तो वो पीस डिक्लेरेशन के लिए वहाँ पे लाहौर जाते हैं साइन करने के लिए 1999 के अंदर। जून जुलाई में फिर कारगिल वॉर हो जाती है। कहाँ अभी आप हिपोक्रेसी देखें पाकिस्तान की, हमारे प्रधानमंत्री वहाँ गए हैं, हमने साइन करा है वहाँ पर, ठीक है, पीस डिक्लेरेशन को। फिर जून जुलाई में वहाँ पे कारगिल कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसको हमारे जो ब्रेव सोल्जर्स थे डिफेंड करते हैं खुद को एंड वापस कैप्चर करते हैं अपने टेरिटरीज़ को। एंड वो काफ़ी कारगिल विजय दिवस आप बताएं कब मनाया जाता है, वो आपका काम है, कमेंट सेक्शन में बताना है आपको ढूंढ के। एंड एक मूवी थी शहनशाह, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा थे, उन्होंने वहाँ पे कैप्टन विक्रम बत्रा का रोल प्ले करा है, वो भी आप ज़रूर देखें। ओके, अब हम आगे चलते हैं। 2001 जुलाई में मुशर्रफ और वाजपेयी साहब के बीच में आगरा समिट होनी थी, हुई, जो कि अनसक्सेसफुल रही। ठीक है, एंड 2004 जनवरी में साफ्टा साइन होता है। 12 साफ्टा है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं इनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये इस्लामाबाद 12th सार्क समिट 2004 में होता है। एंड जैसा मैंने बताया, सार्क 1985 में इस्टेब्लिश किया गया, ढाका के अंदर एक समिट हुई थी इसकी फर्स्ट 1985 दिसंबर में। एंड इसका जो हेड ऑफिस है, हेड क्वार्टर है, वो काठमांडू नेपाल में है, बट अभी डिसफंक्शनल है। ओके, 2007 में अफगानिस्तान ज्वाइन करता है सार्क को। एंड 2014 नवंबर सार्क की 18वीं समिट होती है काठमांडू नेपाल में। उसके बाद से होनी थी इस्लामाबाद पाकिस्तान में, बट वो हुई नहीं है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान टाल मटोल उसका रवैया रहता है, उसने कोई डिक्लेरेशन की जो एग्रीमेंट्स थे, जो क्लॉजेस थे, उनको फॉलो ही नहीं करा। एंड वहाँ पे टेररिज्म का भी एक अलग से खतरा रहता है, देन बायकॉट कर दिया गया उसका। तो अभी डिसफंक्शनल है एंड बिम्स्टेक ने उसको रिप्लेस करा है। ये प्रीवियस चैप्टर में हमने कवर कर लिया था। अब पढ़ते हैं द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। ये ज़रूरी है, यहाँ पर हमें समझना होगा। पाकिस्तान का सिनेरियो बहुत बुरा है। ठीक है, वो जो मैं ऊपर कार्टून दिखा रहा था ना, सॉरी एक इमेज चैप्टर दिखा रहा था यहाँ पर, डेमोक्रेसी प्रेफर्ड ओवर डिक्टेटरशिप एवरीवेयर एक्सेप्ट इन पाकिस्तान।
बहुत बड़ा रोल है जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो रिप्रेजेंट करती है वहाँ के लोगों के। अगर पढ़े लिखे लोग होंगे ना तो पढ़ी लिखी बात होगी, ठीक है। डेवलप एक नेशन डेवलप होगा ना तो वो बहुत बड़ा हाथ है वहाँ के लोगों का। पाकिस्तान के अंदर भाई साहब इतने इंटेलेक्चुअल लोग हैं जिनको डेमोक्रेसी से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कह रहे हैं कि 37% बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है डेमोक्रेसी, सॉरी डेमोक्रेसी सही है, उसको प्रेफर कर रहे हैं। 14% कह रहे हैं कि कभी ठीक है कभी नहीं है, डिक्टेटरशिप ठीक है, डिक्टेटरशिप कभी कभी बढ़िया है। और बाकी कह रहे हैं कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी हो। तो ये हाल है, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तो अब यही होगा। जो इतनी बुरी हालत है तो ये इसी का नतीजा है कि फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आपके पास राइट है वोट देने का तो आप उसको यूज़ करो बेहतर लोगों को चुनने में, क्योंकि वो आपको रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। तो एमडीपी का जिक्र है यहाँ पे, द मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, एमडीपी, ओके। तो ये डोमिनेट करती है मालदीव के अंदर, बट अभी हाल फिलहाल में इसका काफ़ी बुरा हाल चल रहा है। अभी एक प्रो चाइना गवर्नमेंट वहाँ पे आके बैठ चुकी है, ठीक है। तो वो इंडिया को साइडलाइन करा, जैसे मैंने बताया ना आपको, जो ये साउथ एशिया के अंदर कुछ भी इशू आता है ना इंडिया को लेके, बार्गेन करना होता है इंडिया के साथ, तो चाइना कार्ड प्ले करती है यहाँ का हर देश। वो मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा और अच्छे से, ठीक है। अभी आते हैं वापस नीचे, द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो मैं बता चुका आज तक भी पाकिस्तान के अंदर कोई भी गवर्नमेंट अपना जो 5 ईयर टर्म है ना वो कंप्लीट ही नहीं कर पाई है, ठीक है। जो इनके अभी कुछ टाइम तक पहले इमरान खान जो पीएम हुआ करते थे वो क्लोज आए थे वो टर्म को कंप्लीट करने के लिए, बट पहले ही उनको वहाँ से हटा दिया गया। शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आई, चल रही है वो, ठीक है। तो पाकिस्तान का बुरा हाल रहा है, सबसे बड़ा हाथ यही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आर्मी ने हमेशा इंटरफेयर करा है यहाँ की पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। मेन जो लीड करती है वो आर्मी करती है। वो कार्टून है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे मुशर्रफ है, परवेश मुशर्रफ है। ये कार्टून है सुरेंद्र का बनाया, द हिंदू के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम ऑलवेज गुड एट कैलकुलेशन। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि जो मुशर्रफ है अगर वो सिर्फ ये प्रेसिडेंट बन जाए और ये जनरल को माइनस कर दें तो जीरो पावर, क्योंकि आर्मी इनसे छिन गई, ठीक है। सिर्फ प्रेसिडेंट बन के रह जाएं और जनरल ना रहे आर्मी के तो भाई गई सरकार, अगला जो जनरल आएगा वो हटा देगा इन्हें। तो इन्हें क्या है जनरल बने रहें और माइनस कर दे प्रेसिडेंट को, अपना आर्मी रूल चला के रखें, तो एक पॉइंट तो है अपने पास, अपना काम चलेगा। फिर उन्हें क्या कि ऐसा करते हैं हम दोनों बन जाते हैं, 2 पॉइंट मिलेंगे सब चलेगा, ठीक है। जनरल भी हूँ आर्मी का कंट्रोल भी रखता हूँ और एक फर्जी इलेक्शन करवा के उसमें अपने आप को जिता देता हूँ। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि जो डेमोक्रेसी 1999 तक रही पाकिस्तान में, उसके बाद फिर से वहाँ पे जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे वो रिमूव कर देते हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को, नवाज शरीफ को 2000 और 2001 में जनरल मुशर्रफ अपने आप को इलेक्ट करवा देते हैं प्रेसिडेंट के तौर पे, ठीक है। और पाकिस्तान पे अपना रूल कंटिन्यू रखते हैं, आर्मी पे भी शासन चल रहा है, देश पे भी शासन चल रहा है, ठीक है। 2008 में फिर वहाँ पे एक तरीके से फिर से इलेक्शंस वगैरह होते हैं, फिर वहाँ पे वो सिनेरियो देखने को मिलता है। तो कभी भी एक स्टेबल गवर्नमेंट पाकिस्तान को देखने को नहीं मिली है, जिसमें सबसे बड़ा हाथ वहाँ की आर्मी का है। आर्मी इतनी पावरफुल हो गई है कि कोई, सबसे बड़ा हाथ ये है कि वहाँ पे एक वीक कॉन्स्टिट्यूशन है, अनपढ़ लोग हैं, उतने पढ़े लिखे लोग नहीं है जो राइट्स के लिए अवेयर नहीं है अपने वहाँ पे। एंड बोला जाए तो जो वहाँ के काफ़ी जो लोग हैं, बाकी लोग हैं, और सुन्नी इस्लाम वहाँ का स्टेट रिलीजन है, तो वहाँ के जो धर्म गुरु हैं उनका सबसे बड़ा एक तरीके का हाथ रहा है। वो वहाँ पे डिक्टेट करते हैं लोगों को कि भाई उसको वोट दो, फला को वोट दो, वो बेटर है, ठीक है, ऐसे कानून चलेगा, ये सब होगा। तो वो सारी चीज़ें भी पाकिस्तान की हालत को बुरा बना के रखा। एंड एजुकेशन का सबसे बड़ा रोल है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं। तो भाई बांग्लादेश पार्ट था 1947 टू 1971 इसका, पाकिस्तान का, ठीक है। ईस्ट पाकिस्तान के तौर पे उनके साथ था, बट यहाँ पर क्या करा कि इनके ऊपर उर्दू भाषा थोपी गई, यानी बंगाली बोलने वाले लोग हैं, इनका कल्चर, इनकी भाषा, इसको वो लोग जो थे ना वहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान के अंदर वो हल्का समझते थे अपने से, ठीक है। देन वहाँ पे इसके लिए वहाँ पे स्टार्टिंग में 1956 के टाइम पे ही माहौल बनना शुरू हुआ था। देन धीरे धीरे वो एक्सकलेट करता है एंड 1971 के अंदर फाइनली बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर होती है और बांग्लादेश बन के सामने आ जाता है। शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी वहाँ पे लीडिंग पार्टी थी, वहाँ के जनरल इलेक्शंस भी जीत जाती थी आवामी लीग, शेख मुजीब की जो पार्टी थी, ठीक है। ईस्ट पाकिस्तान की सारी सीटें जीतती है और एक पूरे पाकिस्तान के अंदर एक मेजोरिटी पार्टी बनती है, बट फिर भी इनको सरकार बनाने नहीं दिया जाता, ठीक है। भुट्टो वहाँ पे इनको बर्दाश्त नहीं कर पाए कि एक बंगाली यार हम पे रूल करेगा,
इसको लेके बर्खास्त कर दिया जाता है उस चीज़ को। एंड फिर बाद में वो वहाँ पे आप देख सकते हैं ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर वहाँ पे एक दंगे शुरू हो जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। एंड अलग लेवल पे जो जनरल याया खान थे पाकिस्तानी मिलिट्री जिनके कंट्रोल में थी, वो वहाँ पे अरेस्ट कर लेते हैं शेख मुजीब को एंड काफ़ी ज़्यादा सप्रेस करते हैं जो बंगाली लोग थे वहाँ पर। ठीक है, एट्रोसिटीज़ देखने को मिलती है वहाँ पे, पीटा जाता है लोगों को, सप्रेस किया जाता है, काफ़ी बुरा हाल हो जाता है। एंड आज की डेट में बांग्लादेश की हालत काफ़ी बुरी हो चुकी है। 2024 में वहाँ पे रिजर्वेशन को लेके दंगे शुरू होते हैं एंड आज की डेट में वो एक कम्युनल रूप ले चुके हैं एक तरीके से। ठीक है, काफ़ी बुरा वहाँ पर सिनेरियो बन चुका है। एंड शेख मुजीब की जो मूर्ति वगैरह है और जिन्हें बंग बंधु के नाम से जाना जाता था उसे तोड़ा जा रहा है। ठीक है, उन्हें वहाँ पर एक तरीके से डिनाई कर दिया उसकी लेगेसी को, शेख मुजीब की। तो अभी ये प्रेजेंट सिनेरियो है, आप ये भी लिख सकते हो उसमें। अभी यहाँ पर वॉल है ढाका यूनिवर्सिटी की, उस पर जो नूर हुसैन है, एक लड़का था जिसको मार दिया जाता है। ठीक है, पुलिस मार देती है वहाँ पे प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट के दौरान। ये जनरल इरशाद थे वहाँ पे 1987, इसके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ पे मार दिया जाता है। यानी ये पेंटिंग की जाती है, इसकी बैक पे लिखा हुआ है लेट डेमोक्रेसी बी फ्रीड, ये जो स्वतंत्रता है उसे आज़ाद कर दो, आज़ाद रहने दो। ठीक है, ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ा मैं समझाता हूँ क्या सिनेरियो था यहाँ पर। बांग्लादेश के अंदर क्या चलता है, शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान संशोधन करके, देखो जो शेख मुजीबुर रहमान थे वो सही इंटेंशन से आए। ठीक है, लोगों ने उनमें यकीन करा, उनको बनाया देश का, हमारे अपने देश का वहाँ पे प्रधानमंत्री बनाया वहाँ पर। ठीक है, संसदीय प्रणाली थी, पार्लियामेंट्री सिस्टम था वहाँ पर। फिर बाद में वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम वहाँ पे कर देते हैं एंड खुद को एक तरीके का लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बना देते हैं अपने आप को 1975 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, जो उनकी सबसे पहली गलती थी। बाद में फिर क्या होता है, अवामी पार्टी को छोड़कर और जितनी भी पार्टी थी बांग्लादेश के अंदर उन सबको बैन कर देते हैं। तो एक डिक्टेटर वाली भूमिका में यहाँ पर मुजीबुर रहमान आ जाते हैं, शेख मुजीब आ जाते हैं, जिसके खिलाफ अगस्त 1975 में जो आर्मी है ना वो रिवोल्ट कर देती है और शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी जाती है 15 अगस्त को। एंड वहाँ पे जो जियाउर रहमान थे वो सैनिक शासक बनते हैं बांग्लादेश के, और इन्होंने पार्टी बनाई बांग्लादेश नेशनल पार्टी 1979। और कि जो चुनाव हुए उस टाइम पे उनकी डेथ करने के बाद उन्होंने 4 साल तक रूल किया और 1979 में इलेक्शन कराते हैं और उसको जीत जाते हैं। तो इस पर भी इल्ज़ाम लगते हैं कि फेयर इलेक्शन तो हुए नहीं होंगे। ठीक है, बाद में इरशाद, जो एक नाम आपने देखा अभी, जनरल इरशाद, ठीक है, में फिर से सैनिक शासन की शुरुआत हो जाती है और ये जियाउर रहमान की हत्या कर दी जाती है। उनके जो लेफ्टिनेंट जनरल थे HM इरशाद। ठीक है, ये जियाउर रहमान शेख मुजीबुर रहमान को मारकर वहाँ पर सत्ता में आते हैं। देन जियाउर रहमान को मार दिया जाता है जनरल HM इरशाद के द्वारा और वो वहाँ पे अपने आप को स्टैब्लिश कर लेते हैं, फिर से एक डिक्टेटर की फॉर्म में आ जाते हैं, सैनिक शासन वहाँ पे शुरू हो जाता है और 1990 में अपने आप पद छोड़ देते हैं खुद से। ठीक है, और 1991 में चुनाव होता है और तब से लेके अब तक वहाँ पे डेमोक्रेसी थी 2024 तक। अभी 2024 में वहाँ पे एक कू देखने को मिला है, तख्ता पलट देखने को मिला है एंड शेख हसीना भागकर इंडिया में आ गई है। ओके, अब हम बात करते हैं नेपाल की। इस चैप्टर के अंदर हमें नेपाल का भी जिक्र देखने को मिल रहा है। वहाँ पे पहले राजतंत्र हुआ करता था, मोनार्की हुआ करती थी, फिर बाद में एक डेमोक्रेसी बनती है और अभी डेमोक्रेसी वहाँ पे कायम है। एंड हाँ, मैं आपको बोल रहा था चाइना कार्ड कैसे प्ले करते हैं ये कंट्रीज, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, मालदीव्स का एग्जांपल लेते हैं। मालदीव काफ़ी स्ट्रॉन्ग अलाई था इंडिया का एंड इंडिया उसके पास ज़्यादा पास है। अगर आपके घर में आग लगेगी तो अपने पड़ोसी से मदद मांगोगे ना, या अपने मामा को बुलाओगे जो 50 किलोमीटर दूर बैठे हैं। तो मालदीव से यही काम कर रहा है आज की डेट में, अपने मामा को बुला रहा है, उसके हमें पानी की दिक्कत है, इंडिया उसके पास है, उसको पानी दे सकता है। बट वहाँ पे क्या करा उसने, काफ़ी गलत बयान दिए। ठीक है, एक हमने अपने यहाँ भी एक क्विट वो मूवमेंट चलाया कि भाई हम नहीं जाएंगे टूरिज्म के लिए, क्योंकि मालदीव पूरा टूरिज्म पे डिपेंड करता है एंड इंडिया काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूट करता है उसके टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पे वो बयान वगैरह आए। तो अभी वहाँ पे क्या है, प्रो चाइना गवर्नमेंट चल रही है, जो वहाँ पे मालदीव के अंदर क्या कर रहा है, चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है एंड कहीं ना कहीं वो अपने डेट के जाल में मालदीव को ही फंसाएगा और वहाँ पर अपना एक मिलिट्री बेस बना लेगा, नेवल बेस बना लेगा इंडिया को टैकल करने के लिए ये। और फिर क्या है, दूसरी तरफ बांग्लादेश के साथ क्या है कि हमारे साथ कोई भी बांग्लादेश के साथ इशू होता है, हमारा थोड़ा बहुत भी कुछ भी होता है, देन वहाँ पे जो शेख हसीना की गवर्नमेंट रहती है वो तो ठीक रहती है, इंडिया के साथ मिलकर चलती है, सही से चलती है, क्योंकि कल्चर सेम हम लोगों का, बंगाल टच करता है हमारा, वेस्ट बंगाल उनके साथ, तो वो चीज़ है, वो रिस्पेक्ट करती है उस चीज़ को। जैसे ही वहाँ पे खालिदा जिया की गवर्नमेंट आती है वो चाइना की भाषा बोलने लग जाती है, वो फिर वो बात करती है कि ये हमारा लैंड डिस्प्यूट है इंडिया के साथ,
वाटर डिस्प्यूट है, ये ट्रीटी, ऐसे ट्रीटी, ये पानी इतना दो हमें, ये सारी दिक्कत हो रही है हमें इंडिया की वजह से, ऐसे ऐसी बातें बोलने लग जाती है। एंड वो चाइना कार्ड प्ले करती है, या तो हमारी बातें मानो या हमारे साथ नेगोशिएट करो, नहीं तो हम चाइना के पाले में चले जाएंगे। एंड चाइना बे ऑफ बंगाल में आके बैठे, वो काफ़ी खतरनाक होगा इंडिया के लिए। सेम नेपाल के साथ है। नेपाल अभी क्या है कि चाइना की भाषा बोल रहा है, ये भी इंडिया को कह रहा है कि भाई मेरा ये काला पानी वाला एरिया, ठीक है, ये लीपू लेक जो दर्रा है आपका पास है, लीपू लेक पास है, ये सारा जो है ना ये हमारा पार्ट है, ठीक है। तो इंडिया कह रहा है यार नहीं, ये तो हमारा पार्ट है। तो वो चीज़ चल रही है। वो अपने वहाँ पे एक नया नोट इशू करा है इस साल नेपाल ने, उसमें उस जो इंडियन टेरिटरी को नेपाली टेरिटरी दिखा रखा है। तो रिलेशंस ख़राब करने वाली बात है। एक इनके पीएम आए थे ओली करके, ठीक है, वो तो बिल्कुल मतलब प्रो चाइना थे कि वो एक पास मांग रहे थे वहाँ पे कि भाई जो इंडिया है, पास तो इंडिया है, उसके 1000 किलोमीटर दूर है उससे पोर्ट, उसको चाहिए कि लैंडलॉक्ड कंट्री है, ट्रांजिट चाहिए वहाँ पे उसको। तो 3000 किलोमीटर चाइना से ट्रांजिट लेने को तैयार है इंडिया को, मतलब वहाँ पे ब्लैकमेल करने के लिए या बार्गेन करने के साथ कि हमारी बातें मान लो तो हम तुम्हारे साथ बने रहेंगे, तो अदरवाइज चाइना है हमारे लिए बिल्कुल बाएं फैला के इंतज़ार कर रहा है, वो वाली बात है, ठीक है। अभी आप उसको समझे होंगे थोड़ा सा। तो नेपाल की बात करते हैं। पहले वहाँ पे मोनार्की थी, फिर वहाँ पे डेमोक्रेसी आई, एंड काफ़ी टाइम तक वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चली। फिर इस दौर में वहाँ पे क्या है कि डेमोक्रेसी की मांग शुरू हो गई, तो क्या था, लोगों को खून मुंह लग गया, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं कि उन्हें थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में थोड़े राइट्स वगैरह मिले, तो उन्हें कहा यार मज़ा आता है, राइट्स वगैरह हो तो अच्छी बात है, तो फुल डेमोक्रेसी की मांग करते हैं। 1990 में वहाँ पे डेमोक्रेसी को लेके एक तरीके का आंदोलन चलता है, प्रोटेस्ट चलता है, मूवमेंट शुरू होता है। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, ये एक एक्टिविस्ट है डेमोक्रेसी की मांग करने वाली, दुर्गा थापा, ये इनकी फ़ोटो है, ठीक है, प्रेजेंट 2006 में, और 1990 में ये थी, ठीक है, ये मांग कर रही थी, तब भी इस आंदोलन में लीड कर रहा था इन्होंने, ठीक है, एक्टिविस्ट थे वहाँ पर शामिल हुए। 2006 में सेलिब्रेट कर रही थी सक्सेसफुल डेमोक्रेसी मूवमेंट की वहाँ की। तो यहाँ पर 1990 में शुरुआत होती है इनकी। एंड वहाँ पर क्या है, जो माओइस्ट जो लोग थे उनका काफ़ी प्रभाव रहा 90s के टाइम पे, ठीक है। मैंने बताया आपको माओइस्ट क्या है, जो माओ की आइडियोलॉजी को मानते हैं, ठीक है, जो कम्युनिज्म के अंदर, सोशलिज्म के अंदर, सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट रिजीम के अंदर जो माओ की विचारधारा है ना, उसको सपोर्ट करने वाले माओइस्ट बोले जाते हैं, माओवादी बोले जाते हैं। 90s में उनका दबदबा रहा नेपाल के अंदर। फिर यहाँ पे एक ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिलता है, राजा की सेना, माओवादी और लोकतंत्र समर्थकों के बीच। एक तरफ तो राजा की सेना है, दूसरा माओवादी गुरिल्ला लड़ाई लड़ रहे हैं, छापामार लड़ाई लड़ रहे हैं, एंड फिर लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी की मांग करने वाले लोग हैं उनके मूवमेंट चल रहा है। देन ये यहाँ पे देखने को मिलता है त्रिकोणीय संघर्ष। एंड 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया वहाँ पर, ठीक है, कि भाई संसद जाओ भाड़ में, अपना मोनार्की चलेगी, अपना शासन चलेगा। बट 2006 में फिर से लोकतंत्र की मांग खड़ी हो जाती है, प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, एंड यहाँ पे वापस फिर पार्लियामेंट को स्टैब्लिश किया जाता है। राजा ज्ञानेंद्र थे उस टाइम पे, और 7 पार्टी अलायंस मिलके इस पार्लियामेंट को लीड करती है, वहाँ पे सरकार चलाती है। 2008 में जो मोनार्की है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। 2015 में नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। तो बहुत सारी बार कॉन्स्टिट्यूशन बदले गए हैं। श्रीलंका का मैं जिक्र कर चुका हूँ आप लोगों के साथ, श्रीलंका को मैंने पहले ही बता दिया था थोड़ा बहुत, तो श्रीलंका के बारे में ज़्यादा कुछ खास है नहीं, ये कार्टून समझते हैं, ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें क्या है, राजपक्षे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, राजपक्षे उस टाइम पे प्रेसिडेंट हुआ करते थे, लीडर हुआ करते थे श्रीलंका के। एंड जो इन्होंने काम या कांड कहूँ आप समझ जाए उसे, इन्होंने करा क्या वहाँ पर कि सिनहलीज जिन्होंने देखा मेजोरिटी है उसको खुश करो और अपनी कुर्सी बचा के रखो। इन्होंने इस स्ट्रेटेजी को अपनाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो श्रीलंकन जो हमारे श्रीलंकन तमिल्स थे, वहाँ पे तमिल जो लोग थे वो बिल्कुल साइड लाइन होते चले गए। एंड एक स्टेज वो आती है जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, देन आप लड़ते हो। तो फिर इन्होंने फाइट बैक किया। देन वही दिखाया जा रहा है, लायन वहाँ पे सिन्हलीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिन्हल्स को। एंड जो टाइगर हैं, ठीक है, वो लिट्टे के जो लिट्टे टाइगर बोले जाते, तमिल टाइगर्स बोला जाता, तो लिट्टे के थे, ठीक है, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलम, ये दिखाया जा रहा है। तो राजपक्षे फंस गए इनके बीच में, और यहाँ पर ये ब्लंडर करता है इंडिया, IKPF अपने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF को वहाँ पे भेज कर, ठीक है। तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक वहाँ पे सीन हो जाता है। बट लिट्टे बाद में ख़त्म हो जाती है 2009 में, प्रभाकरण की डेथ के बाद वो स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं आता है, काफ़ी वीक हो जाती है श्रीलंका, वो सॉरी लिट्टे, ठीक है। एंड अभी भी काफ़ी बुरा हाल हो गया है श्रीलंकन इकोनॉमी का, वही चाइना का डेट, एंड उसके बाद वहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एंड राजपक्षे देश छोड़ के भाग चुका है, ठीक है। तो काफ़ी बुरा हाल चल रहा है श्रीलंका का भी। तो अभी आप देख रहे हो साउथ एशियन रीजन में हो क्या रहा है,
अब इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट्स एक लॉन्ग लिस्ट है पूरी, ठीक है। एक आर्म्स की लड़ाई है एक दूसरे के बीच में, ये जो कार्टून है ना ये दिखाया जा रहा है यहाँ पे। प्रोग्रेस फ्रॉम अ मेज ऑफ बंकर्स, तो ये बंकर्स बने हुए हैं, बंकर्स जो होते हैं खंदक खोद के लड़ाई लड़ी जाती है इनमें, मतलब अपने सोल्जर्स बैठे रहते हैं एंड लड़ाई लड़ते हैं। तो ये वो शो कर रहा है कि काफ़ी लॉन्ग कन्फ्लिक्ट्स की एक हिस्ट्री रही है। फिर बाद में इन सबसे निकल के परवेज मुशर्रफ और मनमोहन सिंह साहब दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये पीस के लिए बात डायलॉग बात करने आए हैं, लड़ाई वड़ाई छोड़ के नेगोशिएशंस वगैरह उसका फेस को वहाँ पे शो करा जा रहा है। तो ये कार्टून रिप्रेजेंट करता है, ये कोशिश हो रही है लड़ाई वगैरह छोड़ के टेबल पे आ रहे हैं बात करने, क्योंकि इनके पास यही चाह रहा है। हालत बहुत ज़्यादा बुरी है पाकिस्तान की एट प्रेजेंट। तो अभी साउथ एशियन रीजन में आपने देखा बांग्लादेश का बुरा हाल हो चुका है, नेपाल ठीक ठाक बचा हुआ है थोड़ा बहुत, बट वो प्रो चाइना कार्ड खेल रहा है। मालदीव्स की बुरी हालत होने लग रही है, वो भी अब चाइना की तरफ झुका हुआ है वहाँ पर। तो इंडिया आज की डेट में एक स्ट्रॉन्ग अलाई ढूंढ रहा है, एंड इंडिया का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अलाई आज की डेट में भूटान है। क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ इंडिया इज़ भूटान, हमेशा से रहा है। एंड स्ट्रेटेजिक जो इंडिया की जो जो भूटान की फॉरेन पॉलिसी है उसको गाइड करने का काम इंडिया करता है, एंड दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं। अभी तक कोई ऐसा इशू देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो इंडिया ने जो अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया पोखरण में किया, एंड चगाई हिल्स में पाकिस्तान करता है, ठीक है। ये आपको देखना है कि इंडिया ने पोखरण में किया है एंड पाकिस्तान चगाई हिल्स के अंदर करता है। एंड काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ चुका है पाकिस्तान हमारे साथ और हर बार पिट चुका है। तो ये आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। खालिस्तानी मिलिटेंट्स वगैरह इंसर्जेंसीज इन सबको सपोर्ट करता है पाकिस्तान। इंडिया के अंदर जितना एक तरीके का बुराइयाँ फैला सके ना, उन सब बुराइयों को सपोर्ट करने में पाकिस्तान पूरा हाथ करता है। चाहे नॉर्थ ईस्ट के अंदर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स हों, पाकिस्तान पंजाब के अंदर हों, इन सबको भड़काने में पाकिस्तान पूरा पूरा साथ देता है। एंड इंडिया की मुश्किलें बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने क्या करा, जो एक अक्साई चीन वाला एरिया है वो वहाँ पे गिफ्ट कर दिया चाइना को खुश करने के लिए। तो थोड़ा अभी चाइना पाकिस्तान साथ में आ रहे हैं, ठीक है। काफ़ी लंबे टाइम से है एंड काफ़ी बड़ा एक तरीके का इंडिया को इन दोनों से थ्रेट चल रहा है अभी, क्योंकि दो फ्रंट पे दो बड़े दुश्मन बैठे हुए हैं हमारे। तो आपको ये समझ में आया होगा सारा सिनेरियो पाकिस्तान को लेके, भारत को लेके, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा वॉर वगैरह हुई है इंडिया पाकिस्तान के बीच। एंड इनकी आईएसआई है पाकिस्तान की, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ये पाकिस्तान की एजेंसी है जो पूरा एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को बढ़ाने का काम करती है इंडिया के अंदर, ठीक है। नेपाल बांग्लादेश यहाँ पे माहौल बनाने की कोशिश करती है ये एंटी इंडिया। 1960 में जो वर्ल्ड बैंक था, वर्ल्ड बैंक की मदद से वहाँ पर जो ये इंडस रिवर एग्रीमेंट हुआ, ट्रीटी हुई है, इंडस रिवर ट्रीटी हुई है, सिंधु नदी जल संधि हुई है, ये वर्ल्ड बैंक की मदद से हुई है भारत पाकिस्तान के बीच 1960 में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 1960 में सिंधु नदी जल संधि में भारत पाकिस्तान के बीच किसने मध्यस्थता की। आईएमएफ मिलेगा, वर्ल्ड बैंक मिलेगा, यूएन मिलेगा, देन आंसर होगा वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और सर क्रीक एक तरीके की एक लाइन है, ठीक है। सर क्रीक लाइन है, जैसे रेड क्लिफ लाइन है बांग्लादेश और पाकिस्तान को अलग करती है, ऐसी एक सर क्रीक लाइन है, बॉर्डर लाइन है। इसको लेकर डिस्प्यूट है, ठीक है, रन ऑफ कच्छ के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच। वहाँ पे कुछ एरिया है, वहाँ पे वेटलैंड्स है, उनको लेकर लड़ाई चल रही है आपस में, मतलब एक तरीके के दावा ठोका जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, बट वो इंडियन टेरिटरी है, ओके। तो अभी इंडो नेपाल हमें भी कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स देखने को मिल रहे हैं, बट एक स्ट्रॉन्ग अलाई हुआ करता था हमारा नेपाल काफ़ी लंबे टाइम से, बट अभी थोड़ा सिनेरियो चेंज हो रहा है। तो ये सार्क समिट का दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये सारे देश बैठे हुए, नेपाल है, इंडिया है, श्रीलंका है, ठीक है, मालदीव्स है, भूटान है, पाकिस्तान है, ये मालदीव्स है, एंड ये है नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश होगा, ठीक है, बांग्लादेश है, हाँ बी देश लिखा हुआ बांग्लादेश है। ये यहाँ पे दिखाया दे रहा है कि ये इकट्ठा तो हो रहे हैं, बट मिल रहे हैं, साथ में बात वगैरह कर रहे हैं, बट कुछ आउटकम इतना खास आ नहीं रहा है। एंड ओवर द टाइम डिसफंक्शनल हो चुकी है पूरी जो सार्क है, कुछ काम कर नहीं रही है उतना अच्छे से। एंड यहाँ पे पीस एंड कोऑपरेशन की बात हो रही है, इस रीजन में पीस एंड कोऑपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये हो ना, अगर इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के साथ लड़ना बंद कर दें एंड पाकिस्तान अपना आर्मी को हटा ले कश्मीर से एंड ये सब दावे वगैरह छोड़ दे, तो ये अपना जो मिलिट्री बजट है उसको कम करके अपने वहाँ पे डेवलपमेंट कर सकता है, एंड जिसकी वजह से इंडिया की एक सरदर्द कम होकर हम चाइना पर फोकस कर पाएंगे। एंड जो ये रीजनल कोऑपरेशन के लिए इन्होंने सार्क बनाया था, ये अच्छे से फंक्शन कर पाएगा, ठीक है। इसकी बातों को अगर ये माने
मान नहीं रहे हैं। अब बात कर रहा है, स्पेशली पाकिस्तान बहुत ज़्यादा वॉयलेट करता आ रहा है इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को, इसके डायलॉग्स को वहाँ पर। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम वाला रीजन है। यहाँ पे दिख रहा है कि परवेज़ मुशर्रफ है, ये जो हु है वहाँ पे लीडर हुआ करते थे चाइना के पहले। ठीक है, ये बोल रहे हैं, मिस्टर हु, ट्रेड, कॉमर्स, इकोनॉमी, वाई डोंट यू जस्ट स्टिक टू द कोर इशू विद इंडिया। तो इसका कोर इशू क्या है? कश्मीर। कश्मीर पाकिस्तान का है। यहाँ पे वाजपेयी साहब एंड जो हु थे, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, उनके बीच यहाँ पे बात हो रही है, डायलॉग हो रहा है। तो मुशर्रफ वहाँ पे आके कह रहा है कि यार तुम तो हमारे दोस्त हो, तो ये सब छोड़ो, क्या ट्रेड करना, कॉमर्स करना, इकोनॉमी, क्या बातें कर रहे हो आप? जो कोर इशू है उससे रिलेटेड बात करो ना, कश्मीर की बात करो कि हमारा हिस्सा है, ये बताओ। एंड यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि भाई ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में चल रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है, द अंपायर हैज़ टू डिसाइड वेदर बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, ये अमेरिका बताएगा, अमेरिका चौधरी बना हुआ है देश का। ठीक है, यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया था, एंड ऑफ बाइपोलरिटी हमने पढ़ चुका है, बट अभी एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में आ चुके हैं। बट उस टाइम पे क्या, अमेरिका का सिक्का चलता था, अमेरिका लीडर हुआ करता था देश का। तो अमेरिका चौधरी साहब थे, तो उनसे सलाह मांगी जा रही थी कि भाई बताओ ये बॉल किसके पाले में पड़ी है। यानी बॉल रिप्रेजेंट कर रही है कश्मीर को एक तरीके से। ठीक है, तो ये चैप्टर था हमारा